नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। और इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से जो समसामयिक घटनाएं होती हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन सभी समसामयिक घटनाओं को एमसीक्यू और व्याख्या के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाता है। साथ ही साथ इसमें स्टैटिक पार्ट भी जोड़ा जाता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर कर दें। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र सीआईपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इसकी स्थापना 1971 में लीमा पेरू में आलू शकरकंद और इंडियन कंदों पर अनुसंधान के लिए की गई थी। आगरा का CSARC सीआईपी का दक्षिण एशिया के लिए तीसरा क्षेत्रीय केंद्र होगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या सही है? तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। इसकी स्थापना 1971 में लीमा पेरू में आलू शकरकंद और इंडियन कंदों पर अनुसंधान के लिए की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है कि ये दक्षिण एशिया के लिए तीसरा नहीं बल्कि दूसरा जो है क्षेत्रीय केंद्र होगा। तो इसलिए राइट आंसर पूछ रहा है तो ऑप्शन ए केवल एक जो है हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना को मिली मंजूरी। तो हम लोग इसकी व्याख्या को देखें तो हाल ही में केंद्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। यह केंद्र भारत सहित दक्षिण एशिया के आलू उत्पादक किसानों के लिए अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी सहयोग का प्रमुख केंद्र बनेगा। इस परियोजना पर कुल 171 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से भारत सरकार 111 करोड़ रुपए और सीआईपी यानी अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र 60 करोड़ रुपए देगी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए 10 हेक्टेयर भूमि भी उपलब्ध कराएगी। बता दें कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के 2 अलग अलग केंद्र कंद फसलों पर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में लीमा पेरू में आलू शकरकंद और इंडियन कंदों पर अनुसंधान के लिए की गई थी। इसकी उपस्थिति अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के 20 से ज़्यादा देशों में है। चीन ने 8 साल पहले अपना क्षेत्रीय सीआईपी केंद्र स्थापित किया था और इसे चाइना सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक के नाम से जाना जाता है। बता दें कि इसे 2017 में बीजिंग के यानकिंग में स्थापित किया गया था और यह पूरे पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र को भी सेवाएं देता है। आगरा का CSARC सीआईपी का दक्षिण एशिया के लिए दूसरा क्षेत्रीय केंद्र होगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना के उद्देश्य की बात करें तो आलू और शकरकंद की उत्पादकता, कटाई के बाद प्रबंधन, मूल्य संवर्धन में सुधार करना, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, किसानों की आय और रोजगार सृजन को बढ़ाना, आलू क्षेत्र में उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, परिवहन, विपणन और मूल्य श्रृंखला में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। उच्च उपज देने वाली, पोषक तत्वों से भरपूर और जलवायु अनुकूल किस्मों का विकास एवं प्रसार करना, वैश्विक स्तर के विज्ञान और नवाचार को भारत और दक्षिण एशिया में लाना है। आगे बढ़ते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी। यह कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। ICAR CPRI यानी शिमला आलू पर और ICAR CRI तिरुवनंतपुरम शकरकंद पर शोध करता है। तो आलू का जो शोध संस्थान है वो कहाँ पर है? शिमला में है, ठीक है। और वहीं शकरकंद का तिरुवनंतपुरम में है। इसने हरित क्रांति और कृषि विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो हाल ही में जैन पराग
पराग जैन किस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो पराग जैन जी हैं इन 4 एजेंसियों में से उनके प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। पहला ऑप्शन है इंटेलिजेंस ब्यूरो, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई, सी ऑप्शन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए। तो यह जो है पराग जैन जी जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख बनाए गए हैं। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो पराग जैन की नियुक्ति और उनके प्रोफाइल के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार ने पराग जैन को रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वह 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और पंजाब कैडर से आते हैं। पराग जैन 1 जुलाई 2025 से रा प्रमुख का पदभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। वह मौजूदा प्रमुख रवि सिन्हा की जगह लेंगे। तो किसके जगह पर तैनाती हुई है? रवि सिन्हा की जगह पर, जिनका कार्यकाल 30 जून 2025 को समाप्त हो रहा है। ठीक है, यानी कल समाप्त हो गया है और आज जो है पराग जैन शपथ लेंगे। रा के बारे में देख लेते हैं। रा इसका पूरा नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। भारत की प्रमुख विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। रा की स्थापना से पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ही देश के भीतर और बाहर दोनों स्थानों की खुफिया जानकारी जुटाता था। 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद विदेशी खुफिया एजेंसी की आवश्यकता महसूस की गई। रा का मुख्य कार्य भारत की सीमाओं के बाहर खुफिया गतिविधियों पर नज़र रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में भारत ने दूसरी एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है प्रतियोगिता का आयोजन मलेशिया में हुआ है और महिला युगल खिताब अनाहत सिंह और जोशना चिनप्पा ने जीता है। तो उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो इस संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन सी। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो भारतीय स्क्वैश टीम ने द्वितीय एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीनों खिताब जीत लिए हैं। दूसरी एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन कुचिंग मलेशिया में हुआ। यह 23 से 26 जून 2025 तक खेला गया। आयोजक कौन थे? तो मलेशिया स्क्वैश रैकेट एसोसिएशन और सारावाक स्क्वैश रैकेट एसोसिएशन, इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया। भारत का शानदार प्रदर्शन रहा। महिला युगल खिताब जो है जीती हैं अनाहत सिंह और जोशना चिनप्पा ने। फाइनल में हराया है किसे? आयना अमानी और यी सिन यिंग को, जो मलेशिया की हैं। वहीं मिश्रित युगल का खिताब जीता है अनाहत सिंह और अभय जनहित सिंह ने। फाइनल में हराया है अमीषा राज चंद्रन और राचेल अर्नाल्ड, जो मलेशिया से हैं। युगल पुरुष का खिताब जो है अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार जी रहे हैं और इन्होंने फाइनल में नूर जमान और नासिर इकबाल, जो पाकिस्तान के हैं, उन्हें हराया है। लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है। गत विजेता भी यही जोड़ी थी। पहली एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 में हुई थी जुलाई में। स्थान जोहोर मलेशिया में। भारत ने जीते थे पुरुष युगल अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार ने, और मिश्रित युगल अभय सिंह और जोशना चिनप्पा ने जीते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में ढोल एशियाटिक वाइल्ड डॉग की वापसी किस क्षेत्र में दर्ज की गई है? तो काजीरंगा कार्बी आंगलोंग लैंडस्केप में, ऑप्शन बी कह रहा है सुंदरबन में, ऑप्शन सी कह रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन
डी कह रहा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। तो ढोल नामक जो है एशियाटिक वाइल्ड डॉग है, और यह जो है अभी फिलहाल में तो यह जो है काजीरंगा कार्बी आंगलोंग लैंडस्केप जो असम में अवस्थित है वहाँ पर देखी गई है। ठीक है, चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो ढोल से जुड़ी सामान्य जानकारी और संरक्षण की आवश्यकता के बारे में बात करें तो ढोल का वैज्ञानिक नाम कॉर्न एल्पिनस है और यह एक सामाजिक जानवर है। 30 तक के झुंड में रह सकता है, लेकिन कभी कभी अकेले या जोड़ी में भी शिकार करता है। ढोल की वर्तमान उपस्थिति मध्य पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में सीमित है, जैसे भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया। इसका वैश्विक वितरण अब इसके ऐतिहासिक क्षेत्रफल का 1/4 से भी कम रह गया है। इसके प्रमुख खतरों में वास क्षय यानी हैबिटेट डिग्रेडेशन, शिकार की कमी और प्रतिकारात्मक हत्या भी शामिल है। पूर्वोत्तर भारत में ढोल की पिछली पुष्टि की गई थी और इसकी उपस्थिति 2011 में नागालैंड में हुई थी। काजीरंगा कार्बी आंगलोंग लैंडस्केप क्षेत्र लगभग 25,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है जो असम में अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। हाल ही में अरलम वन में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है। यह तमिलनाडु में स्थित है। इसका उद्देश्य तितलियों के लिए एक सुरक्षित आवास और प्रवास गलियारे की रक्षा करना है। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो इस संदर्भ में पहला स्टेटमेंट तो गलत है। ये अरलम वन भारत के पहले तितली अभयारण्य के रूप में उद्घाटन तो किया गया है, परंतु यह तमिलनाडु में नहीं बल्कि केरल में अवस्थित है। इसका उद्देश्य तितलियों के लिए सुरक्षित आवास और प्रवास गलियारों की रक्षा करना है। तितलियां हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र हैं उनके संतुलन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि तितलियों के माध्यम से परागण की प्रक्रिया संभव हो पाती है। वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर बैठती हैं और परागण करती हैं। तत्पश्चात जो है पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता बना रहता है और ये पर्यावरणीय प्रदूषण है उसका भी संकेतक होती हैं। यानी जहाँ कम प्रदूषण की स्थिति रहती है वहाँ पर तितलियाँ अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, तो इसलिए इनके संरक्षण की आवश्यकता होती है। यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट सही है। सही विकल्प का ही चयन करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी केवल 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केरल अब भारत के पहले तितली अभयारण्य का घर बन गया है। कन्नूर जिले में स्थित अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अब अरलम तितली अभयारण्य रख दिया गया है। ठीक है, यह देश में अपनी तरह की पहली पहल है जो पश्चिमी घाट की हरियाली में फैले 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यहाँ 266 से अधिक तितली प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, जिनमें कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां भी शामिल हैं। क्यों है यह खबर में? तो 18 जून 2025 को केरल राज्य वन्य जीव बोर्ड ने अरलम अभयारण्य को आधिकारिक रूप से भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया। यह घोषणा 25 वर्षों के संरक्षण प्रयासों, सर्वेक्षणों और पर्यावरणविदों व शोधकर्ताओं के सतत प्रयासों का परिणाम है। इसका उद्देश्य एवं लक्ष्य की बात करें तो तितलियों की एक सुरक्षित आवास और प्रवास गलियारों की रक्षा करना, तितली संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना, इको पर्यटन और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना जिससे स्थानीय समुदायों और वैज्ञानिकों को लाभ हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो ब्लैक हेडेड कैटरपिलर संक्रमण किस पेड़ को
प्रभावित कर रहा है। तो कैटरपिलर है, ब्लैक हेडेड कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या होता है? कैटरपिलर प्यूमा के पहले की अवस्था, प्यूपा की, ठीक है। तो ये संक्रमण जो है किस पेड़ को प्रभावित कर रहा है? ऑप्शन ए नारियल, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी केला। तो यह जो है नारियल को प्रभावित कर रहा है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो ब्लैक हेडेड कैटरपिलर, कर्नाटक में कई क्षेत्रों में नारियल के बागानों में ब्लैक हेडेड कैटरपिलर का व्यापक संक्रमण देखा जा रहा है। यह कीट नारियल के पेड़ों की पत्तियों के नीचे के गलियारों में रहता है और हरे भागों को खाता है, जिससे पेड़ की प्रकाश संश्लेषण क्षमता कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब पौधे के पत्तियां जो है ग्रीन होती हैं, जब उसमें क्लोरोफिल होता है तो प्रकाश संश्लेषण की अवस्था में अपनी भोजन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और ऐसे में जब ये ब्लैक हेडेड कैटरपिलर जब उस पत्तियों को खा जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण कम होगी और पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता कम हो जाएगी। जब संक्रमण अधिक होता है तो पेड़ जले हुए दिखाई देते हैं। इस संक्रमण के कारण नारियल की उपज में 80% तक की गिरावट हो सकती है। मुख्य रूप से मांड्या, तुमकुरू और बेंगलुरु अर्बन, बेंगलुरु रूरल, कोलार, मैसूर, चामराजनगर और हासन जिलों के नारियल बागान प्रभावित हैं। संक्रमण हवा के माध्यम से तेजी से फैलता है, जिससे यह समस्या गंभीर हो रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को डीलिस्ट करने का अंतिम फैसला कौन करता है? तो अभी जो है खबर में, आज के ही न्यूज़पेपर में जब आप देखेंगे, द हिंदू का न्यूज़पेपर, तो उसमें आप देखेंगे किस तरीके से वहाँ पर पूरा इस पर एक आर्टिकल छपा हुआ है और इससे संदर्भित एक शॉर्ट वीडियो भी हमने बनाया था, इसी चैनल पर अपलोड है, उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को डीलिस्ट करने का अंतिम फैसला कौन करता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाता है, चुनाव आयोग। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो गैर पंजीकृत हैं और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों यानी रूप्स की डीलिस्टिंग की प्रक्रिया ये अभी शुरू हो रही है। चुनाव आयोग ने 345 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां यानी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज यानी रूप्स को डीलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये पार्टियां 2019 के बाद से किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं ली हैं, यानी 6 वर्ष हो गए हैं किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं ली हैं। इन पार्टियों के कार्यालय कहीं भी स्थित नहीं पाए गए हैं, यह भी एक कारण है। भारत में कुल लगभग 2800 रूप्स पंजीकृत हैं, यानी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां हैं और जिनमें से कई आवश्यक शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इन 345 पार्टियों की पहचान एक राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण के दौरान की गई है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन प्रतियों को शो काज नोटिस जारी करें। पार्टियों को, ठीक है, पार्टियों को शो काज नोटिस जारी करें। संबंधित पार्टियों को अपनी दलील देने का मौका दिया जाएगा, जिसके बाद अंतिम फैसला चुनाव आयोग द्वारा लिया जाएगा। डिलिस्टिंग का उद्देश्य और कानूनी प्रावधान की बात करें तो राजनीतिक पार्टियां आरपीए जो रिप्रेजेंट ऑफ पीपल्स एक्ट 1958 की धारा 29A के तहत पंजीकृत होती हैं। पंजीकरण के बाद पार्टियों को कुछ विशेषाधिकार और लाभ जैसे टैक्स छूट मिलती है। यह डीलिस्टिंग प्रक्रिया का उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था को साफ सुथरा बनाना है। उन पार्टियों को हटाया जाएगा जो 2019 से लोकसभा, विधानसभा या उपचुनाव में भाग नहीं ली हैं और जिनका कोई भौतिक पता नहीं मिल पाया है। यह प्रक्रिया पहले चरण में 345 पार्टियों को लक्षित कर शुरू की गई है। पंजीकृत पार्टियां क्या होती हैं?
तो संघ बनाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी के तहत सभी नागरिकों को गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है। राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक संघ या निकाय है जिसे नागरिकों द्वारा बनाया जा सकता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी आरपी अधिनियम की धारा 29A ECI के साथ राजनीतिक दल के पंजीकरण के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित करती हैं। पंजीकरण चाहने वाले किसी भी राजनीतिक दल को अपने गठन के 30 दिनों के भीतर अपने ज्ञापन संविधान की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। इस तरह के दस्तावेज में यह प्रावधान होना चाहिए कि पार्टी भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगी, इसे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति भी निष्ठा रखनी चाहिए और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। ECI राजनीतिक दल के ज्ञापन संविधान की समीक्षा करता है ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि इसमें अपने पदाधिकारियों के लिए समय समय पर चुनाव जैसे आंतरिक लोकतंत्र के प्रावधान हैं। भारतीय चुनाव आयोग यानी ECI के बारे में देख लें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है यानी ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारत में संघ और राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में यह प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। आयोग का सचिवालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं तथा देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का प्रबंधन करता है कौन? भारतीय चुनाव आयोग। और इसका राज्यों में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचन से कोई सरोकार नहीं होता है, यानी ये जो चुनाव आयोग है ये ग्राम पंचायत और नगर पालिका की चुनाव नहीं कराते हैं, उनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग कार्य करते हैं, ठीक है। इसके लिए भारत का संविधान का एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित है। इन मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना करता है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन हेतु अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित है। अनुच्छेद 325 के तहत कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए आयोग नहीं होगा। अनुच्छेद 326 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता ही रहता है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। और अनुच्छेद 327 विधायिकाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति को संदर्भित करता है। वहीं अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति रखता है। वहीं अनुच्छेद 329 के तहत निर्वाचन के मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक का प्रावधान करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संरचना की बात करें तो मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त थे, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। वर्तमान में इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर शामिल हैं। राज्य स्तर पर चुनाव आयोग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से अपनी तैयारी को गति दे रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इन्हीं सब बातों के साथ किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।